वेलकम फ्रेंड्स। आरआरबी जेई 2025 के जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनका स्वागत है इस वीडियो पे। आप जानते हैं कि आरआरबी जेई 2025 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म अप्लाई होने का डेट 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का डेट है 2 नवंबर 2025, मतलब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये इस वीडियो में आपको एक गाइडेंस के रूप में बतलाऊंगा कि कौन कौन से मिस्टेक हैं, कौन कौन से बातें हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ये हो सकता है आपके ओबीसी के बारे में हो सकता है ये आपके ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ईबीसी सर्टिफिकेट के बारे में हो, एनओसी के बारे में हो सकता है इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल हो, और भी बहुत सारे सवाल हैं जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड की बातें हों। फॉर्म अप्लाई करने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जैसे इस बार लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग है तो उसके कारण फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इस तरह के कौन कौन से समस्याएं हैं और उसका क्या उपाय है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। आप अगर सही से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। छोटी छोटी गलतियां अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने के दौरान हो जाता है तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, डीबी के लिए कॉल किया जाएगा तो वहाँ पे आपको समस्याएं फेस करनी पड़ जाती है। तो उन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको फॉर्म अभी सही से अप्लाई करना है और वो कौन कौन से मिस्टेक हैं जिसको अवॉइड करना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ, तो अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। तो मैं अब आगे हूँ स्क्रीन पर और मैं इस डिटेल नोटिफिकेशन के एक एक बारीकी को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस संख्या CEN नंबर 05/2025 इसके तहत जो आरआरबी जेई डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के जितने भी पद हैं उसका नोटिफिकेशन इसमें जारी किया गया है। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट करके रखा हूँ ताकि समझाने में थोड़ा जल्दी हो जाए। फॉर्म अप्लाई का जो स्टार्टिंग डेट है वो 31/10/2025 से 30/11/2025 तक, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर तक है और जो मॉडिफिकेशन के लिए जो खुलेगा विंडो वो 3/12 से लेकर के 12/12 तक है। तो ये आपके डेट के डिटेल्स है। टोटल आप जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर के जो पोस्ट हैं वो 2569 पदों का नोटिफिकेशन इस बार आया है, जो कि लेवल 6 के पद हैं जिसका बेसिक 35,400 होता है। और इसमें जो एज का स्टैंडर्ड रखा गया है वो रखा गया है आपको 1/1/2026 से एज को कैलकुलेट किया जाएगा और 18 से 33 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे रिलीफ भी मिलेंगे कैटेगरी के हिसाब से, जिसको आगे हम डिस्कस करने हैं। देखिए कौन इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनका कि फाइनल रिजल्ट है वो वेटिंग में है, वो एलिजिबल नहीं है। किसी भी कैंडिडेट का जो फाइनल रिजल्ट है वो 30 नवंबर के पहले आ जाएगा, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर के बाद वाले कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं, क्वेश्चन सवाल आता रहता है, कमेंट आता रहता है कि सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ डिप्लोमा या बीटेक का, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका 30 नवंबर के पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें बनता है वो ये है कि मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल फिटनेस आप एक बार देख लीजिएगा। क्या है इसमें समस्या? कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने CBT 1 निकाल लिया, CBT 2 निकाल लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो गया, जब मेडिकल के लिए आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे फिट घोषित करना पड़ेगा। अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको और कोई पद नहीं दिया जाएगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे, जब मेडिकल स्टैंडर्ड में हम जाएंगे तो उसी हिसाब से हम सीट का जो पोस्ट होते हैं उसको हम चूज करेंगे, पोस्टों को चूज मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। वो एक टेक्निकलिटी है जिसको हम आगे समझने वाले हैं। इसके बाद डिटेल में ये एक और चीज़ है कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जिसको आपको यहाँ समझने को मिलता है कि जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब रजिस्ट्रेशन करिएगा तो वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका फॉर्म अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर कोई और है और आपने अप्लाई करने गया तो आपका जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल दिए। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के हर एक स्टेप पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आपके ईमेल आईडी पे आएगा। यहाँ तक कि आप अपॉइंटमेंट लेटर भी आपके ईमेल आईडी पे ही आता है। तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सेव करके रखिएगा कि आपका यही है। समझ में आ रहा है? और मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका एक प्रिंट आउट लेकर के सेव करके रखिएगा। इस बार लाइव इमेज कैप्चरिंग होगा। तो अब जब फॉर्म अप्लाई करने जहाँ भी जाएंगे उस तरह का फ़ोटो आप खींचिएगा जो कि
जो कि इस नोटिफिकेशन में बदला गया है। मतलब बैकग्राउंड साफ़ सुथरा है, आपके सर पे कोई कैप ना हो, चश्मा ना हो, ताकि आपको आगे बताऊंगा कि इस कारण अगर आपका लैब इमेज सही नहीं गया, उस कारण भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको बड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई ब्लर इमेज ना हो, आपका चेहरा साफ दिखता हो, आप कोई कैप ना लगा रखे हो, आपने कोई चश्मा नहीं पहन रखा हो, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, और सिग्नेचर में ये गलती बिल्कुल मत करिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय कि मेरा 1 साल 2 साल 3 साल पुराना सिग्नेचर है और मैं उसी को बार बार अपलोड करता जा रहा हूँ जब भी फॉर्म भरता हूँ। तो क्योंकि सिग्नेचर है कि कभी कभार चेंज होता जाता है, तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करने जाइएगा एक नया स्कैन करके ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, कि बहुत सारे लोगों को बायोमेट्रिक में दिक्कत हो जाता है सिग्नेचर में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे बारीकियाँ हैं जिसको आपको समझना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन सेल बी डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म आइडेंटिकल स्टेटस, सभी स्टेजेस पे आपका सिग्नेचर सेम होना चाहिए, वही बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप पुराने सिग्नेचर से पोस्ट नहीं भरिएगा, आप फॉर्म अप्लाई नहीं करिएगा। इसमें और भी बातें कही गई है कि जब आप फॉर्म में सेलेक्ट होकर के आएंगे, आप जेई बन जाएंगे, तो आप 5 से 10 सालों तक सर्विस में कोई भी अलग जोन में जाने का कोई डिमांड नहीं करेंगे, और ये बॉन्डेड उन पे नहीं होगा। तो अगर अप्लाई तो कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन आप वो उन पे बॉन्डेड नहीं होंगे कि करना ही करना है, ठीक है। तो आपको इसलिए इसमें एडवाइस दिया गया है कि आप अपने हिसाब से उस तरह के जोन को चूज करिएगा, प्रायोरिटी को उस तरह से चूज करिएगा। फिर हम मेन जो पॉइंट है वो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। रेलवे जेई में 3 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड आते हैं। पहला है A3, दूसरा है B1 और तीसरा है C1। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जनरल फिटनेस तो सब में फिट होना ही चाहिए आदमी, लेकिन जो डिफरेंस है A3, B1 और C1 में, वो मेनली आँख का डिफरेंस है। पहले वाले A3 में आपका 6/9 दोनों होना चाहिए आँख। मतलब A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/9 दोनों आँखों का पावर की बात किया गया है। 6/9 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। और जो अगर विथ हो या फिर विदाउट ग्लास हो, या तो आप चश्मा लगाते हो या फिर बिना चश्मा के आप 6/9 आपका आँख होना चाहिए। और चश्मा का जो पावर है वो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन की बात करें तो उसमें भी 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। और इसमें आपका 2-3 टेस्ट है जो पास करना पड़ेगा। एक है कलर विजन टेस्ट, दूसरा है बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मेसोपिक विजन टेस्ट। ये चारों तरह के टेस्ट आपको रेलवे में होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि इसके बिना काम हो जाएगा, सारे टेस्ट आँख के टेस्ट प्रॉपर होते हैं। फिर समझिए B1 के लिए जो आँख है वो एक आँख 6/9 चलेगा, एक आँख 6/12 तक भी हो तो चलेगा, पावर 4D तक चलेगा, ठीक है, विथ और विदाउट ग्लास। और नियर विजन 0.6 विथ और विदाउट ग्लास हो सकता है, और कोई समस्या नहीं है पढ़ने में, ठीक है। फिर उसमें चेक किया जाएगा कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। ये चारों टेस्ट इसमें भी हैं, B1 में भी। और C1 में जो आपका आँख का पावर है, डिस्टेंस विजन, वो 6/12 से लेकर के 6/18 के बीच में कुछ भी हो, विथ और विदाउट ग्लास। और नियर विजन 0.6 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास, पढ़ने में कोई समस्या ना होना चाहिए। अब आपको इसमें समझना है कि अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं, मान लेते हैं आप चश्मा लगाते हैं और आपका कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आ गया आपको, तो डायरेक्ट आपको C1 पोस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो आपको अगर पहले से पता है या फिर पता नहीं है तो आप एक बार जाकर चेक जरूर करवा लीजिएगा किसी मेडिकल में, या फिर ऑनलाइन बुक मिलता है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, वहाँ पे जाकर के उस PDF को पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होता है तो आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप जो भी पोस्ट अप्लाई करेंगे उसमें C1 कैटेगरी के जो पोस्ट होंगे उसको टॉप पे रखिएगा, क्योंकि B1 और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको कोई भी पद के लिए आप एलिजिबल नहीं है, समझ रहे हैं। और साथ ही अगर जो कोई B1 स्टैंडर्ड में आ रहे हैं तो उनको B1 का पोस्ट या फिर C1 का पोस्ट पहले रखना चाहिए, और जो A3 स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं वो कोई भी पोस्ट को ऊपर रख सकते हैं, समझ में आ रहा है। हालांकि बहुत जगहों पे इस बार फ्लाइट फुट भी चेक किया गया था, नॉकनी भी चेक किया गया था, तो जिनका भी फ्लाइट फुट नॉकनी था उनको B1 कैटेगरी या C1 कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो आपको अच्छा यही रहेगा कि B1 या C1 फर्स्ट कैटेगरी पे रखें। जो सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी पद हैं रेलवे जेई में वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ आते हैं, और नॉन सेफ्टी या ऑफिशियल जॉब के जितने हैं उनको C1 कैटेगरी में रखा गया। जैसे वर्कशॉप हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, ये सारे C1 कैटेगरी के पोस्ट है। इसको हम डिटेल में और कभी चर्चा करते हैं, ठीक है। जो लोग लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं उनको एक बार यहाँ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता लग जाता है मेडिकल में जब भी वो मेडिकल चेक करते हैं। लेसिक सर्जरी जिनका भी है वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें 2-4 शर्तें रखी गई है कि आपने जो आपका लेसिक सर्जरी है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, आपका कोई भी उससे समस्या इशू प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ये उसके लिए एलिजिबल कर देते हैं, ठीक है, जो लेसिक सर्जरी करवा के आए हैं। लेकिन लेसिक सर्जरी वाले कभी भी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, या तो वो B1 के लिए होंगे या फिर C1 के लिए होंगे, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं वो है आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर एज का। आप जानते हैं इस नोटिफिकेशन में 18 से 33 साल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो कोई भी कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 के बाद का है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो यूआर के हैं वो 2/1/2093 के पहले के कोई हैं डेट ऑफ बर्थ तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओबीसी के लिए वही मान लीजिए कि 2/1/1990 से पहले का कोई हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। SC ST वाले 2/1/1988 से पहले के कोई भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एकदम साफ साफ लिख दिया गया है। और जो रिलैक्सेशन आपका एज का मिलता है वो लगा करके ऊपर लिखा गया है। बाकी क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल के लिए, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको 10 से 13 साल का 10 साल यूआर के लिए, और OBC वालों के लिए 13 साल, और SC ST वाले के लिए 15 साल का रिलीफ मिलता है। जो कोई भी भाई मित्र रेलवे के स्टाफ हैं 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए यूआर के अगर कैंडिडेट या EWS के कैंडिडेट हैं तो उनको 40 साल का एज तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले हैं तो 43 साल के लिए, और SC ST के हैं तो 45 साल तक के वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई महिला कैंडिडेट है जो कि विडो है, डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड हैं वो 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी, जैसे OBC के लिए 3 साल और 38 साल तक, और SC ST वाले 5 साल और 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं, जो कि रेयर ही हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने में जो भी जनरल कैंडिडेट है उनको 500 रुपये लगेगा, और SC ST के जितने भी कैंडिडेट SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और EBC वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये लगेगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, EBC कैंडिडेट को कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। साफ साफ लिखा गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट दोज हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 50,000 पर ईयर, वही लोग एलिजिबल होंगे फीस के लिए। जो फीस 250 रुपये कम होगा वही। हम तो कहते हैं कि आपको कभी भी EBC का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान EBC के लिए आप कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए सर्टिफिकेट तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन मिलता है, कोई भी पद नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ मैं कि एक कोई भी EBC कैंडिडेट है वो इज नॉट इंटाइटल फॉर जॉब रिजर्वेशन ऑन दिस ग्राउंड। कोई भी EBC के लिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो आपको सिर्फ 250 रुपये का फ़ायदा मिलेगा, और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वही टिकट मिल जाएगा, जो कि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको कभी, मैं तो कहूँगा कि EBC लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। OBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर भरना है। बहुत सारी गलतियाँ ऐसे लोगों ने किया है। आप हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, 21-22 हज़ार रुपये 21-22 हज़ार व्यू उसमें है। आप जाके देखिएगा तो कम से कम 100 ऐसे कमेंट हो गए कि सर मैंने OBC में क्रीमी लेयर अप्लाई कर दिया था। क्रीमी लेयर नहीं अप्लाई करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है उस ऑप्शन को चूज करते समय कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आंसर होगा नहीं। अगर ऑप्शन में है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उसमें होगा आंसर यस। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करने में बड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि एक क्लिक से आपका वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। OBC क्रीमी लेयर को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वो एज UR कंसीडर किए जाते हैं। तो जो भी जिनका भी OBC क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको UR ही समझा जाता है, तो उनको UR से ही अप्लाई करना है। अब जो मित्र साथीगण जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC के, तो उनको कब का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होगा, और क्लोजिंग डेट मतलब 30 नवंबर के पहले का होगा। समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 30 नवंबर के पहले का होगा। उससे पुराना ना डालिएगा, और उसके बाद का तो कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, तो आप नया बना करके ही डालिएगा OBC। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या अभी फॉर्मेट में बनाना ज़रूरी है। तो आपको अभी कोई भी फॉर्मेट में बनाना ज़रूरी नहीं है। आपके तहसील लेवल के RO लेवल से भी बनवा लीजिए, या फिर SDO लेवल से बन जाता है तो SDO लेवल से बनवा लीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो उस समय आप उस फॉर्मेट पे बना करके आप वहाँ पे प्रोड्यूस करके ले जा सकते हैं। ऐसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान नया और जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो दोनों मंगाते हैं, तो आपको इतना ज़रूरत अभी से नहीं है फॉर्मेट में बनाने का। ठीक है, फिर EWS वालों के लिए क्या है, जो भी EWS के फ़ायदा रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई करते समय EWS 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए, मतलब 30/11/2025 के पहले का होना चाहिए, और 24-25 फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, या फिर कहीं भी PSU में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
तो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय जब आप फॉर्म में मेंशन करते हैं कि हाँ हम इस जगह फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को डिटेल्ड में उनको इन्फॉर्म करना होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, ताकि आपको एनओसी मिल सके। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया और आपके डिपार्टमेंट वाले किसी भी स्टेज में, मान लिया फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया और आपके डिपार्टमेंट वाले अगर लेटर लिख देते हैं रेलवे को कि दिस पर्सन हैज़ नॉट अलाउड टू ज्वाइन दिस जॉब, या फिर इनको परमिशन नहीं दिया जाता है, तो वो आपके कैंडिडेचर को किसी भी स्टेज पर रद्द कर देंगे। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप फॉर्म अप्लाई करिए और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करिए थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको एनओसी कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो लगा दे रहा हूँ। ये वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसमें जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अब मैं बात करता हूँ कि क्या है सिलेबस, तो आपको पता ही है सिलेबस के लिए हमारा डिटेल वीडियो बना हुआ है, तो उसको वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस होता है CBT 1 का, CBT 2 का, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो आपको वहाँ पे सारे डिटेल हमने बना के यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो सारे गाइडेंस के वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हमने एक और वीडियो भी बनाया था जिसमें बात किया था कि कौन से ब्रांच वाले किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वो वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग में कौन कौन से आते हैं, मैकेनिकल आते हैं प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग, टूल एंड मशीन इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, बहुत सारे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम सारे इसमें एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से ब्रांच है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि जो कंप्यूटर और IT के स्टूडेंट है या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है या BSc इन कंप्यूटर हैं, वो सारे स्टूडेंट किस में एलिजिबल होंगे, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का सिलेबस ही अप्लाई होता है। तो आपको कन्फ्यूजन है अगर कि कौन सा सिलेबस पढ़ना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन से प्रिंट कर लेना है और उसी को बार बार पढ़ना है। ठीक है, सिविल वालों के लिए तो सिविल होता है और उनका जो भी कॉम्बिनेशन ब्रांचेज आते हैं, हालांकि मैकेनिकल में जितने ब्रांच है और वो किसी भी इंजीनियरिंग में इतने ब्रांचेज नहीं है। ठीक है, तो और भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कही गई है, उसका कोई मतलब यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं है। लास्ट पॉइंट ये है कि इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन कब होगा, जब आपके फ़ोटो का इमेज, जब आपके लाइव इमेज में कोई भी समस्या होगा तो वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। आपको मैंने समझाया था, तो अगर आपका जो इमेज अपलोड किए है उसमें कोई दिक्कत होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, सिग्नेचर साफ नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर एक से ज़्यादा RRB में आपने फॉर्म अप्लाई किया तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर एक ही RRB में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपने डाला फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इन सारी गलतियों से आपको बचना है और डिवार्ड भी कर देंगे कि अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया तो आपको वो डिवार्ड कर देंगे, अगले 2-3 सालों 5 सालों तक आपको कोई भी रेलवे के फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और बाकी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट, सिविल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट का किस जोन से कितने पद आए हैं उसका डिटेल वीडियोज़ मैं चैनल पे 1-2 दिन में ला दूंगा, और क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुका है मैं एडिट करके कल या परसों आपको वीडियो वो मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये सारे जो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए उसको आप ध्यान में रखिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक फॉर्म अप्लाई करते समय ना हो। और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हमारा अलग से एक वीडियो आएगा जो कि कल या परसों के डेट में आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और गाइडेंस वीडियोज़ के लिए, क्लासेस के लिए या फिर किसी तरह का किसी भी स्टेप पे किसी तरह का सजेशन के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।